पूरा राठौर निवास रोशनी और फूलों से सजा था। घर के सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। आखिरकार राठौर खानदान के इकलौते बेटे कैप्टन वेदांश की शादी होकर घर में नई दुल्हन जो आई थी। और फिर वह पल भी आ गया जब सारी रस्में धूमधाम से करने के बाद नई दुल्हन को उसके कमरे तक पहुंचा दिया गया था। आरोही लाल जोड़े में घूंघट किए चुपचाप बैठी पति का इंतजार कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने धीरे से अपना घूंघट उठाया और कमरे को देखने लगी। कमरे में हर एक चीज़ बहुत व्यवस्थित तरीके से रखी हुई थी। पूरे कमरे को ताज़े लाल गुलाब और मोमबत्तियों से सजाया गया था। उसे बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी तो उसकी कमर में दर्द होने लगा था। उसने घड़ी देखी तो उसमें 11 बज रहे थे। अब उससे बैठा नहीं जा रहा था तो उसने बेड का सहारा ले लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखों में नींद आने लगी थी कि तभी दरवाज़ा खुला और वेदांश कमरे में आया। आरोही के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह तेज़ी से उठी और लहंगा और घूंघट सही करके बैठ गई। गोल्डन शेरवानी में तीखे नैन नक्श और हल्की सी सेट की हुई दाढ़ी और चेहरे पर बेहद संजीदगी लिए कमरे में आया और दरवाज़ा बंद किया और शेरवानी उतारकर सोफे पर डाल दी। उसने एक नज़र भी आरोही की तरफ नहीं देखा। वह अलमारी से एक तकिया और चादर निकालकर सोफे की ओर बढ़ गया। आरोही ने धीरे से कहा, आप। वेदांश रुक गया लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरोही ने कांपती आवाज़ में कहा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर वेदांश ने बिना उसकी ओर देखे कहा, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। आरोही कुछ समझ नहीं पाई। वेदांश ने गहरी सांस ली, फिर कठोर आवाज़ में बोला, सुनो, इस शादी का मतलब सिर्फ मेरे लिए परिवार की इज्जत बचाना था। मेरे दिल में किसी और का नाम है। मुझसे कभी प्यार की उम्मीद मत करना। तुम मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक पत्नी की तरह प्यार और हक कभी नहीं दे पाऊंगा। ये शब्द सुनते ही आरोही की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने आंसू पोंछे और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, मैं आपका प्यार नहीं मांगूंगी। बस इतना वादा कीजिए कि मुझसे नफ़रत मत कीजिए। वेदांश ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह चुपचाप सोफे पर जाकर लेट गया। फ्लैशबैक। अतीत। सुना है एक फौजी के बहादुरी के किस्से उसकी सास की कहानी कहते हैं, लेकिन उसके दिल पर लगे जख्मों की कहानी कोई नहीं पढ़ पाता। कैप्टन वेदांश सिंह भी एक ऐसा ही फौजी था। सीमा पर दुश्मनों के सामने उसकी पलकें तक नहीं झपकती थीं, लेकिन एक लड़की की मुस्कान उसके चेहरे पर ऐसी चमक ला देती थी जो किसी भी जीत से बड़ी लगती थी। उस लड़की का नाम था ईशानी। करीब 5 साल पहले दोनों की मुलाकात दिल्ली विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह में हुई थी। वेदांश उस समय सेना की अकादमी में प्रशिक्षण ले रहा था और अपने एक दोस्त के निमंत्रण पर कार्यक्रम में आया था। वहीं पहली बार उसकी नज़र सफ़ेद सलवार सूट पहने, खुले बालों और बड़ी बड़ी आंखों वाली ईशानी पर पड़ी। ईशानी मंच से उतरते समय फिसल गई थी। इससे पहले कि वह गिरती, वेदांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। संभल कर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ईशानी ने हल्की झेंपी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, धन्यवाद। अगर आप नहीं पकड़ते तो आज पूरे कॉलेज के सामने मेरी इज्जत चली जाती। उस दिन शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। दोस्ती कब प्यार बन गई, दोनों को खुद भी पता नहीं चला। समय बीतता गया। वेदांश भारतीय सेना में अधिकारी बन गया। पोस्टिंग कभी कश्मीर, कभी अरुणाचल, तो कभी राजस्थान की सीमा पर होती रही। दूरी बढ़ी, लेकिन रिश्ता नहीं बदला। दिन में चाहे बात ना हो पाए, रात को एक छोटा सा मैसेज ज़रूर आता, मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना। और ईशानी उस एक मैसेज को पढ़कर चैन की नींद सो जाती। 5 साल बाद आखिर वह दिन भी आ गया जिसका दोनों को इंतज़ार था। वेदांश को 1 महीने की छुट्टी मिली थी। घर पहुंचते ही उसकी माँ सावित्री देवी ने आरती उतारी और उसे गले लगा लिया। अब बस बेटा, इस बार तेरी शादी करके ही तुझे वापस भेजूंगी। वेदांश मुस्कुरा दिया। माँ, आपकी बहू तो आपने पहले ही पसंद कर ली है। माँ हंस पड़ी। हाँ, ईशानी जैसी लड़की हर घर को नहीं मिलती। कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवार मिले। हंसी खुशी के बीच वेदांश और ईशानी की सगाई की तारीख तय हो गई।
ईशानी की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जब सब लोग बातें कर रहे थे, वह धीरे से वेदांश के पास आई और फुसफुसाकर बोली, अब तो भागोगे नहीं कैप्टन साहब। वेदांश हंस पड़ा। सीमा से भाग सकता हूँ क्या? फिर तुमसे कैसे भागूंगा? दोनों की हंसी में भविष्य के हजारों सपने छिपे थे। उन्हें क्या पता था कि किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। उसी शाम वेदांश अपने पिता रघुवीर सिंह के साथ खेतों की ओर गया। रास्ते में एक छोटा सा मिट्टी का घर पड़ा। दरवाजे पर लगभग 21 साल की एक लड़की तुलसी में पानी डाल रही थी। सूती सलवार कमीज, चेहरे पर बिना किसी बनावट की मासूम मुस्कान। रघुवीर सिंह कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आई। वेदांश ने पूछा, पिताजी, आप इन्हें जानते हैं? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ बेटा, बहुत पुराने रिश्ते हैं इन लोगों से। वह लड़की देखते ही उन लोगों के पास आई। उसने रघुवीर जी के पैर छूते हुए कहा, नमस्ते काका जी। रघुवीर सिंह ने सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया। खुश रहो आरोही। वेदांश ने बस एक नज़र उस लड़की को देखा और आगे बढ़ गया। उसे क्या पता था कि यही मासूम चेहरा एक दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाएगा। रात को घर में शादी की तैयारी की बातें चल रही थीं। माँ कपड़ों की सूची बना रही थी, बहनें गहनों की चर्चा कर रही थीं और पिता चुपचाप बरामदे में बैठे आसमान देख रहे थे। वेदांश उनके पास आया। क्या हुआ पापा, आप खुश नहीं हैं? रघुवीर सिंह ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, बस पुरानी बातें याद आ गईं। वेदांश ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब सब ठीक होगा। लेकिन उसी पल रघुवीर सिंह के सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया। वह वेदांश, अगले ही पल उनका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। घर में चीख पुकार मच गई। माँ घबराकर रोने लगी। जल्दी गाड़ी निकालो, इन्हें अस्पताल ले चलो। वेदांश ने बिना एक पल गवाए अपने पिता को गोद में उठाया और अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अस्पताल के उस दरवाजे के पीछे सिर्फ उसके पिता की ज़िंदगी ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी मोहब्बत की किस्मत भी उसका इंतज़ार कर रही थी। अस्पताल के बाहर रात गहरी हो चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर कैप्टन वेदांश बेचैनी से टहल रहा था। उसके कपड़ों पर अभी भी धूल लगी थी, लेकिन इस समय उसे अपने कपड़ों की नहीं, अपने पिता की सांसों की चिंता थी। माँ सावित्री देवी भगवान की तस्वीर हाथ में लिए लगातार प्रार्थना कर रही थीं। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। घबराइए मत, अब खतरा टल गया है। लेकिन इन्हें बिल्कुल भी तनाव नहीं देना है। अगला अटैक जानलेवा हो सकता है। सभी ने रात की सांस ली। अगली सुबह जब रघुवीर सिंह को होश आया, उन्होंने सबसे पहले वेदांश का हाथ पकड़ा। बेटा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। कमरे से सब बाहर चले गए। कुछ पल तक रघुवीर सिंह चुप रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। वेदांश घबरा गया। पापा, क्या बात है? रघुवीर सिंह ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गलती की है और उसका बोझ आज तक ढो रहा हूँ। वेदांश ध्यान से सुनने लगा। आज से 22 साल पहले मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे श्यामलाल। हम दोनों ने साथ खेती की, साथ संघर्ष किया। उसी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। अगर वह ना होता तो शायद आज तुम इस दुनिया में भी ना होते। वेदांश पहली बार यह बात सुन रहा था। रघुवीर सिंह आगे बोले, एक दिन हमने वादा किया था कि अगर उसके घर बेटी हुई और मेरे घर बेटा तो दोनों की शादी कर देंगे। वेदांश चुप हो गया। कुछ साल बाद श्यामलाल की पत्नी चल बसी। फिर एक सड़क एक्सीडेंट में श्यामलाल भी। बस उसकी इकलौती बेटी बची है, आरोही। वेदांश के सामने उसी लड़की का चेहरा घूम गया जिसे उसने कल रास्ते में देखा था। तब से वह अपने चाचा चाची के घर पर रह रही है। रघुवीर सिंह की आंखें भर आईं। मैंने सोचा था कि समय आने पर अपना वादा निभाऊंगा, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में मैं डर गया। तुम्हारी खुशी देखकर मैं चुप हो गया, पर कल जब मैंने आरोही को देखा, मुझे लगा मैं अपने दोस्त की आत्मा के साथ धोखा कर रहा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद वेदांश ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन पापा, मैं सानी से प्यार करता हूँ। रघुवीर सिंह ने आंखें बंद कर ली। जानता हूँ बेटा, और शायद मैं बहुत स्वार्थी हो गया हूँ। उन्होंने कांपते हाथ जोड़ दिए। अगर तुम मना कर दो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन शायद इस बोझ के साथ मैं ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा।
वेदांश का दिल जैसे दो हिस्सों में बँट गया। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसके पिता। जिस इंसान ने उसे बचपन से कभी झुकना नहीं सिखाया, आज वही उसके सामने हाथ जोड़कर बैठा था। वेदांश ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। पापा, ऐसा मत कीजिए। रघुवीर सिंह की आंखों में आंसू बह निकले। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। वेदांश कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने भारी आवाज में कहा, अगर मेरी एक खुशी से आपका जीवन बच सकता है तो मैं अपना प्यार कुर्बान कर दूंगा। रघुवीर सिंह फूट फूट कर रो पड़े। मुझे माफ़ कर देना बेटा। उधर ईशानी अपने घर में शादी की खरीदारी कर रही थी। उसने वेदांश को वीडियो कॉल किया। सुनो, मेरी शादी की साड़ी कैसी होनी चाहिए, लाल या मरून? वेदांश मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा। उसके होंठ कांपे, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। क्या हुआ? ईशानी मुस्कुराकर बोली। इतने चुप क्यों हो? वेदांश ने किसी तरह मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। अपना ध्यान रखना। अभी कुछ ही दिनों में तुम मेरे पति बनने वाले हो। ये शब्द वेदांश के सीने में तीर की तरह चुभ गए। कॉल खत्म होते ही उसकी आंखों से पहली बार आंसू निकल पड़े। एक सैनिक युद्ध के मैदान में नहीं रोया था, लेकिन आज वह अपने ही फैसले से हार गया था। 2 दिन बाद वेदांश ने ईशानी को मिलने बुलाया। दोनों उसी झील के किनारे बैठे थे जहाँ उन्होंने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। ईशानी खुश थी। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? सब ठीक है ना? वेदांश ने जेब से सगाई की अंगूठी निकाली। उसने कांपते हाथों से वह अंगूठी ईशानी की हथेली पर रख दी। ईशानी की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। ये क्या है? वेदांश की आवाज़ भर्रा गई। हमारी शादी नहीं हो सकती। ईशानी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। मजाक मत करो वेदांश। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। लेकिन क्यों? वेदांश ने नजरें झुका लीं। मत पूछो। ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम किसी और से प्यार करने लगे हो? नहीं। तो फिर? वेदांश ने दर्द छिपाते हुए कहा। बस इतना समझ लो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ईशानी ने गुस्से में अंगूठी उसके सीने पर फेंक दी। झूठ बोल रहे हो तुम। 5 साल का प्यार इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता। वेदांश चुप रहा। अगर वह सच बता देता तो उसके पिता की नज़रें हमेशा के लिए झुक जाती। उसने सारी नफरत अपने ऊपर ले ली। ईशानी ने रोते हुए कहा, आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। वह मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। वेदांश उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके कदम वहीं जमे रहे। उसने मन ही मन कहा, मुझे माफ़ कर देना ईशानी। अगर मैं सिर्फ प्रेमी होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, लेकिन मैं एक बेटा भी हूँ। उसे नहीं पता था कि यह फैसला सिर्फ उसकी नहीं, आरोही की ज़िंदगी भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। ईशानी से रिश्ता टूटे पूरे 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में कैप्टन वेदांश ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। वह पहले की तरह हंसता नहीं था, घर में किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, घंटों छतों पर बैठा आसमान को देखता रहता। उधर ईशानी ने भी अपने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। जिस शहर की हर गली में वेदांश की यादें थीं, वहाँ रहना अब उसके लिए हर दिन मरने जैसा था। जाते जाते उसने वेदांश को एक आखिरी मैसेज भेजा। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी, लेकिन एक बात याद रखना, किसी का दिल तोड़ने की आवाज़ नहीं आती, पर उसका दर्द पूरी उम्र सुनाई देता है। अलविदा कैप्टन वेदांश। वेदांश ने मैसेज पढ़ा। उसकी उंगलियां जवाब लिखने लगीं। ईशानी, मैं मजबूर था, लेकिन अगले ही पल उसने पूरा मैसेज मिटा दिया। उसने मोबाइल बंद किया और आंखें बंद कर लीं। कुछ सच्चाइयाँ बताने से ज़्यादा दर्द छुपाने में होता है। वर्तमान, ये सब सोचते सोचते उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह कुछ ही देर में गहरी नींद में सो चुका था। जबकि आरोही अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कुछ देर वहीं खड़ी रही। फिर उसने सोते हुए वेदांश की तरफ देखा। वह कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलने के लिए चली गई। वह कुछ देर बाद वापस आई और बिस्तर पर जाकर लेट गई। और फिर उसकी आंखों के सामने वो दृश्य घूमने लगा। उस दिन घर में एक अलग ही माहौल था। जब वेदांश के पिता रघुवीर सिंह ने ईशानी के चाचा श्यामलाल के परिवार से अपना पुराना वादा निभाने की बात कर ली थी,
आरोही के चाचा चाची पहले तो यकीन ही नहीं कर पाए। इतने बड़े फौजी अफसर और हमारी आरोही से शादी। रघुवीर सिंह ने मुस्कुराकर कहा, यह रिश्ता आज का नहीं, 20 साल पुराना है। जब आरोही को यह बात बताई गई तो वह कुछ पल चुप रही। फिर उसने अपनी चाची से पूछा था, क्या उन्होंने खुद हाँ कहा है? चाची ने जवाब दिया, हाँ बेटी, लड़की ने भी मना नहीं किया। आरोही ने सिर झुका लिया। उसने वेदांश को सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन गांव की हर लड़की की तरह उसने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। बहुत बहादुर है, बहुत सीधा है, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए जान भी दे सकता है। आरोही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वह अपना जीवन साथी मान रही थी, उसके दिल में किसी और की तस्वीर बसी थी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ गया। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। गोल्डन शेरवानी और सिर पर सेहरा पहने वेदांश किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का एक रंग भी नहीं था। बारात आगे बढ़ रही थी और वेदांश को बार बार ईशानी की याद आ रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, आज अगर सब ठीक होता तो मेरी दुल्हन कोई और होती। उसने गहरी सांस ली और अपने आंसू रोक लिए। उधर दुल्हन बनी आरोही लाल जोड़े में आईने के सामने बैठी थी। उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थीं, अरे तू तो फौजी की बीवी बनेगी, अब हमें भूल मत जाना। आरोही शर्मा गई, धीरे से बोली, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो मुझे अपना लें। उसकी सहेली ने हंसकर कहा, इतनी प्यारी लड़की को कौन नहीं अपनाएगा। लेकिन किस्मत चुपचाप मुस्कुरा रही थी। और फिर वह समय भी आ गया जब 7 फेरे शुरू हुए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। आरोही हर फेरे पर मन ही मन अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना कर रही थी। वहीं वेदांश हर फेरे के साथ एक याद दफन कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे हर मंत्र उसके और ईशानी के रिश्ते को हमेशा के लिए मिटा रहा हो। आखिरकार वेदांश ने कांपते हाथों से आरोही की मांग में सिंदूर भर दिया, फिर उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। सबने तालियां बजाईं, लेकिन उस भीड़ में 2 लोग ही थे जो मुस्कुरा नहीं पा रहे थे। एक वेदांश और दूसरे उसके पिता। रघुवीर सिंह जानते थे कि उनका बेटा मुस्कुरा नहीं रहा। उनकी आंखों में अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। और फिर उसकी विदाई हुई थी और वह वेदांश के घर में आ गई थी। वर्तमान और अब तो वेदांश के साथ उसके कमरे में भी थी, लेकिन उनके बीच की दूरियां ऐसी थीं जो शायद आसानी से मिटने वाली नहीं थीं। उसने एक नज़र वेदांश पर डाली और फिर करवट लेके आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गई। एक तरफ वह लड़की थी जिसने अपने नए जीवन के सपने सजाए थे, और दूसरी तरफ वह आदमी था जिसने अपने सारे सपनों को खुद अपने हाथों से दफना दिया था। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई। आरोही की आंख खुली तो उसने देखा कि वेदांश पहले ही उठ चुका था। सोफा खाली था, तकिया करीने से रखा हुआ था, जैसे रात को वहाँ कोई सोया ही ना हो। वह जल्दी से उठी और वॉशरूम में चली गई। फिर थोड़ी देर में वह बाहर आई तो उसने गुलाबी रंग की साड़ी लपेट रखी थी जो उसके गोरे बदन पर बहुत सुंदर लग रही थी। वह आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने गीले बालों को संभाला, फिर उसकी नज़र सिंदूर की डिब्बी पर गई। उसने कुछ पल उसे देखा और फिर एक चुटकी सिंदूर लेकर उसे अपनी मांग में भर लिया और साड़ी ठीक करके नीचे रसोई में चली गई। घर में नई बहू होने के कारण सबकी नज़र उसी पर थी। उसने अपनी सास सावित्री देवी के पैर छुए। सावित्री देवी मुस्कुराईं, फिर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, खुश रहो, और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बहू, आज पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लो। आरोही ने सिर हिलाया, जी माँ जी। उसे यह नहीं पता था कि वेदांश को क्या पसंद है। वह धीरे से अपनी सास के पास गई। माँ जी, इन्हें खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सावित्री देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खीर और आलू के पराठे। वेदांश को बचपन से ये 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं। आरोही ने मन लगाकर खीर बनाई, हर चम्मच में जैसे उसने अपनी उम्मीदें घोल दी थीं। थोड़ी देर बाद सब लोग नाश्ते की मेज़ पर बैठे। वेदांश भी आकर कुर्सी पर बैठ गया। आरोही ने झिझकते हुए उसके सामने खीर का कटोरा रखा। ये मैंने आपके लिए बनाई है। वेदांश ने बिना उसकी ओर देखे
सिर्फ एक नज़र कटोरे पर डाली, फिर धीरे से बोला, मुझे भूख नहीं है। वह कुर्सी से उठा और बिना कुछ खाए बाहर चला गया। आरोही का हाथ वहीं रुक गया। कटोरे में रखी खीर धीरे धीरे ठंडी हो गई और उसके साथ उसकी उम्मीद भी। सावित्री देवी ने अपनी बहू की आंखों में नमी देख ली। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा वेदांश ऐसा नहीं है, बस उसे थोड़ा समय दे दो। आरोही ने मुस्कुराने की कोशिश की। जी माँ जी, शायद मैं ही जल्दी कर रही हूँ। उस दिन से वेदांश ने अपने और आरोही के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। वह सुबह जल्दी निकल जाता, शाम को देर से लौटता। ज़रूरत पड़ती तो सिर्फ 1 या 2 शब्द बोलता, चाय, पानी, खाना, फाइल, बस। ना कोई शिकायत, ना कोई बहस। लेकिन आरोही ने हार नहीं मानी। वह रोज़ उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके कपड़े प्रेस करती, उसकी वर्दी पर लगे सितारों को बड़े प्यार से चमकाती। हर बार मन में सोचती, शायद आज ये मुस्कुरा देंगे। लेकिन वेदांश का चेहरा हमेशा की तरह शांत और ठंडा रहता। एक शाम वेदांश बरामदे में बैठा अपने पुराने फ़ोटो एल्बम देख रहा था। उसमें सानी की भी एक तस्वीर थी। तभी पीछे से आरोही चाय लेकर आई। उसने तस्वीर पर नज़र डाल ली। तस्वीर में वेदांश किसी लड़की के साथ मुस्कुरा रहा था। आरोही सब समझ गई, लेकिन उसने बिना कुछ कहे चाय मेज पर रख दी। जैसे वे मुड़ने लगी, हवा के झोंके से फ़ोटो ज़मीन पर गिर गई। आरोही झुककर उसे उठाने लगी। वेदांश अचानक तेज़ आवाज़ में बोला, रहने दो। आरोही डरकर पीछे हट गई। वेदांश ने जल्दी से तस्वीर उठाई और जेब में रख ली। उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा सख्त थी। मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। आरोही ने सिर झुका लिया। माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इतना कहकर वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने उन्हें किसी के सामने नहीं आने दिया। रात को सावित्री देवी ने वेदांश को बुलाया। बेटा, एक बात पूछूं? जी माँ जी। अगर बहू से कोई गलती हुई है तो उसे समझा दे, लेकिन उसे इस तरह अनदेखा मत कर। वेदांश ने गहरी सांस ली। माँ, मैं उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। उम्मीद देना और किसी का दिल तोड़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। वेदांश चुप हो गया। उधर अपने कमरे में बैठी आरोही एक छोटी सी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसने लिखा, आज हमारी शादी को 7 दिन हो गए हैं। उन्होंने आज भी मेरी तरफ ठीक से नहीं देखा। शायद मैं उनकी पसंद नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी। प्यार मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। डायरी बंद करते समय उसकी आंखों से एक आंसू पन्नों पर गिर पड़ा। अगली सुबह वेदांश को सेना मुख्यालय से फ़ोन आया। कैप्टन वेदांश, आपकी छुट्टियां समाप्त हो गई हैं। आपको 3 दिन के भीतर यूनिट में रिपोर्ट करना है। वेदांश ने संक्षिप्त उत्तर दिया, यस सर। फ़ोन रखते ही उसने अपनी वर्दी की ओर देखा। उसके चेहरों पर महीनों बाद हल्की सी राहत दिखाई दी। उसे लगा कि शायद सीमा की गोलियां इस घर की खामोशी से आसान है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके जाने के बाद एक मासूम लड़की हर दिन उसके लौटने का इंतज़ार करेगी, और वही इंतज़ार एक दिन उसके पत्थर जैसे दिल को पिघला देगा। सुबह के 5 बजे थे। पूरा घर अभी सो रहा था। आंगन में सिर्फ कैप्टन वेदांश अपनी वर्दी पहनकर खड़ा था। उसने कंधे पर बैग टांगा और एक बार पूरे घर पर नजर डाली। आज उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। उसे वापस अपनी यूनिट लौटना था। सावित्री देवी की आंखें नम थीं। बेटा, अपना ध्यान रखना। वेदांश ने माँ के पैर छुए। अब चिंता मत करना माँ। फिर उसने अपने पिता रघुवीर सिंह के पैर छुए। रघुवीर सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देश की रक्षा करना, लेकिन अपनी जान की भी कीमत समझना। वेदांश हल्का सा मुस्कुराया। जी पापा। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी आरोही पर पड़ी। वह चुपचाप खड़ी थी। हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। वेदांश बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगा। जी सुनिए। आरोही की धीमी आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। आरोही धीरे धीरे उसके पास आई और वह डिब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। ये मैंने आपके लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं। माँ जी ने बताया था कि आपको पसंद हैं। वेदांश ने डिब्बे की तरफ देखा। कुछ पल तक कुछ नहीं बोला, फिर बिना किसी भाव के डिब्बा हाथ में ले लिया। धन्यवाद, बस इतना कहकर वह मुड़ गया। आरोही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद शादी के बाद पहली बार
वेदांश ने उससे बिना कठोरता की बात की थी। ट्रेन चल चुकी थी। वेदांश खिड़की के पास बैठा बाहर खेतों को देख रहा था। बैग की जेब में रखा लड्डुओं का डिब्बा बार बार उसकी नज़र में आ रहा था। उसने खोला। अंदर एक छोटा सा कागज़ रखा था। उस पर साफ सुथरे अक्षरों में लिखा था, रास्ते में समय पर खाना खा लीजिएगा और अगर कभी मेरी याद आए तो बस इतना सोचिएगा कि घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। आरोही। वेदांश ने वह पर्ची पढ़ी, फिर बिना कुछ कहे उसे वापस डिब्बे में रख दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है। कुछ दिनों बाद सीमा पर उसकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। सुबह की परेड, दिन भर की ट्रेनिंग, रात की गश्त। वेदांश पूरी तरह ड्यूटी में डूब गया। एक दिन यूनिट का डाकिया आवाज़ लगाता हुआ आया, कैप्टन साहब, आपके नाम की चिट्ठी आई है। वेदांश ने लिफाफा खोला। भेजने वाले का नाम था आरोही वेदांश सिंह। उसने भौं से कोड़ ली। अब चिट्ठियाँ भी। उसने बिना खोले ही लिफाफा मेज पर रख दिया। रात को उसका दोस्त कैप्टन अवनीश कमरे में आया। क्या बात है? किसकी चिट्ठी है? घर से। अवनीश मुस्कुराया। नई नई शादी हुई है, भाभी की होगी, खोलकर पढ़ो। वेदांश ने सिर हिलाया। ज़रूरत नहीं। अवनीश ने हंसते हुए कहा, यार, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें कोई याद करता है, और तू है कि चिट्ठी तक नहीं पढ़ रहा। वेदांश ने कोई जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए। हर हफ्ते एक नई चिट्ठी आती। वेदांश उन्हें अलमारी के एक कोने में रख देता, न खोलता न पढ़ता। उधर गांव में आरोही हर रविवार को एक नई चिट्ठी लिखती थी, क्योंकि उसके पास ना तो वेदांश का नंबर था और ना ही उसके अंदर वेदांश से फ़ोन पर बात करने की हिम्मत थी। इसलिए वह चिट्ठियाँ भेजती थी, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी। एक चिट्ठी में उसने लिखा, आज माँ जी ने मुझे आपकी बचपन की शरारतें सुनाई। पता है, आप बचपन में आम चुरा कर खाते थे। सुनकर बहुत हंसी आई। दूसरी चिट्ठी में, आज मैंने पहली बार आपके कमरे की खिड़की पर तुलसी का पौधा रखा है। जब आप लौटेंगे तब तक वह बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल हमारी उम्मीद की तरह। तीसरी चिट्ठी में, मैं रोज़ शाम को छत पर जाकर आसमान देखती हूँ। माँ जी कहती हैं, शायद उसी आसमान के नीचे आप भी कहीं ड्यूटी कर रहे होंगे। तब लगता है दूरी इतनी भी बड़ी नहीं है। हर चिट्ठी के अंत में सिर्फ एक ही पंक्ति होती, अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। एक रात सीमा पर मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज़ बारिश, हड्डियाँ जमा देने वाली ठंड और लगातार गश्त। वेदांश पूरी रात भीगता रहा। सुबह जब वह बैरक लौटा तो उसे तेज़ बुखार था। वह बिस्तर पर बैठा ही था कि उसकी नज़र अलमारी में रखी उन चिट्ठियों पर पड़ी। वह कुछ क्षण उन्हें देखता रहा, लेकिन फिर नज़रें फेर ली। नहीं, उसने खुद से कहा, किसी को उम्मीद देने का मुझे कोई हक नहीं। वह उठकर बाहर चला गया, लेकिन उसे क्या पता था कि बहुत जल्दी कैसा दिन आने वाला है जब वही चिट्ठियाँ उसके टूटे हुए दिल का सहारा बनेंगी। समय बीतता गया। सीमा पर दिसंबर की ठंडी रात थी। पहाड़ों पर बर्फ़ गिर रही थी। हवा इतनी तेज़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कैप्टन वेदांश अपनी टुकड़ी के साथ लगातार तीसरे दिन गश्त पर था। 3 दिन से उसने ठीक से नींद भी नहीं ली थी। सुबह यूनिट लौटते ही कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, कैप्टन, आज आराम कर लीजिए, बाकी ड्यूटी कोई और संभाल लेगा। यस सर। वेदांश अपने कमरे में आया और थककर कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसकी नज़र फिर उसी अलमारी पर पड़ी जहाँ आरोही की चिट्ठियाँ रखी थीं। अब उनकी संख्या 6 हो चुकी थी। कुछ पल तक वह उन्हें देखता रहा, फिर धीरे धीरे उठा और पहली बार उनमें से एक लिफाफा हाथ में उठा लिया। उसने गहरी सांस ली और उसे खोल लिया। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय वेदांश जी, आज हमारी शादी को 1 महीना पूरा हो गया। मुझे नहीं पता कि आपको यह दिन याद भी है या नहीं। मैंने आपके लिए खीर बनाई थी, लेकिन आपने खाई नहीं। पहले थोड़ा दुख हुआ था, फिर सोचा शायद आपको समय चाहिए। मैं इंतज़ार कर लूँगी। आप जब भी लौटेंगे मैं फिर से आपके लिए वही खीर बनाऊँगी। अपना ध्यान रखिएगा। आपकी सिर्फ नाम की पत्नी, आरोही। वेदांश कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसने चिट्ठी मोड़ी और दूसरी खोली। आज माँ जी की कमर में दर्द था। मैंने पूरा घर संभाल लिया
उन्होंने कहा कि अगर आप होते तो बहुत खुश होते, और हाँ, अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो डांट दीजिएगा, लेकिन मुझसे बात करना बंद मत कीजिएगा। आपकी खामोशी सबसे ज़्यादा दर्द देती है। रोई। वेदांश की उंगलियां कांप गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जिस खामोशी को अपनी मजबूरी समझ रहा था, वही किसी और की सबसे बड़ी सजा बन गई थी। उसने तीसरी चिट्ठी खोली। उसमें एक सूखा हुआ गुलाब रखा था। साथ में लिखा था, आज हमारे आंगन में यह पहला गुलाब खिला, सोचा आपको भेज दूँ। पता नहीं वहाँ फूल खिलते होंगे या नहीं, लेकिन दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ खिलें। वेदांश की आंखें उस सूखे गुलाब पर टिक गईं। अनजाने में उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी दरवाज़ा खुला। कैप्टन अवनीश अंदर आया। अरे वाह, आखिर भाभी की चिट्ठियाँ पढ़ ही ली। वेदांश ने बिना सिर उठाए कहा। अवनीश, क्या मैं बहुत गलत इंसान हूँ? अवनीश कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए कहा, गलत नहीं, लेकिन तुम अपने अतीत की सज़ा किसी और को दे रहे हो। ये शब्द सीधे वेदांश के दिल में उतर गए। उसी शाम वेदांश ने पहली बार अपना मोबाइल उठाया। उसने आरोही का नंबर निकाला। वह काफ़ी देर तक स्क्रीन देखता रहा, फिर कॉल लगा दी। उधर गांव में आरोही आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, वेदांश जी। उसके हाथ कांप गए। इतने दिनों में पहली बार उनका फ़ोन आया था। उसने जल्दी से कॉल उठाई। हेलो। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ सिर्फ खामोशी रही। फिर वेदांश ने धीमे स्वर में पूछा, कैसी हो? बस 2 शब्द, लेकिन आरोही की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से आंसू पोंछे ताकि आवाज़ न बदल जाए। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। फिर वही खामोशी। आरोही ने मुस्कुराकर कहा, आज आपकी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। वेदांश के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं थे। आखिर में उसने सिर्फ इतना कहा, अपना ध्यान रखना। आप भी। कॉल कट गया। आरोही फ़ोन को सीने से लगाकर मुस्कुरा रही थी। उसकी खुशी ऐसी थी जैसे किसी बच्चे को उसकी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई हो। उधर वेदांश देर तक फ़ोन की स्क्रीन देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस लड़की से वह दूर भाग रहा था, वह उससे कोई हक नहीं मांग रही थी, सिर्फ 2 मीठे शब्दों से ही खुश हो जाती थी। उस रात कई महीनों बाद वेदांश को सुकून की नींद आई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस्मत अभी उसकी सबसे कठिन परीक्षा बाकी रखे बैठी है। किसी रिश्तों को बदलने के लिए हमेशा बड़े वादों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान ही काफ़ी होती है। कैप्टन वेदांश के उस छोटे से फ़ोन कॉल के बाद आरोही की दुनिया बदल गई थी। वह भी अब रोज़ उसका इंतज़ार करती थी, लेकिन अब इंतज़ार में उदासी कम और उम्मीद ज़्यादा थी। हर रविवार की तरह उसने इस बार भी एक चिट्ठी लिखी। प्रिय वेदांश जी, उस दिन आपका फ़ोन आया। मुझे लगा जैसे मेरी सारी शिकायतें हवा में उड़ गईं। आपने सिर्फ 2 मिनट बात की, लेकिन मेरे लिए वही 2 मिनट पूरी दुनिया से ज़्यादा कीमती थे। आप अपना ख्याल रखिए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। आपकी आरोही। करीब 1.5 महीने बाद वेदांश को 10 दिन की छुट्टी मिली। बस से उतरते ही उसने सबसे पहले अपने गांव की मिट्टी को देखा। हर बार छुट्टी पर लौटते समय उसके कदम तेज होते थे, लेकिन इस बार उसके मन में अजीब सी झिझक थी। घर पहुंचते ही माँ ने आरती उतारी। आ गया मेरा बेटा। रघुवीर सिंह ने गर्व से उसके कंधे पर हाथ रखा। कैसा रहा सब? सब ठीक रहा पापा। तभी रसोई से किसी के बर्तनों की हल्की आवाज़ आई। आरोही। उसे पता चल गया था कि वेदांश आ गया है। उसने जल्दी से हाथ धोए, पल्लू ठीक किया और दरवाजे तक आई। दोनों की नज़रें मिली। आरोही मुस्कुराई। आप आ गए? वेदांश ने इस बार पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा। हाँ, आ गया। बस इतना ही। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। शाम को पूरे परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। आरोही ने चुपचाप सबकी थाली में खाना परोसा। जब वह वेदांश की थाली में दाल डालने लगी तो उसका हाथ हल्का सा कांप गया। दाल की कुछ बूंदें मेज़ पर गिर गईं। आरोही घबरा गई। माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। पहले वाला वेदांश होता तो शायद बिना कुछ बोले उठ जाता, लेकिन इस बार उसने नैपकिन उठाया, मेज़ साफ़ की
और शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। आरोही ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर अनायास सी मुस्कान आ गई। सावित्री देवी ने भी यह बदलाव देख लिया। उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। अगली सुबह वेदांत आंगन में बैठा अखबार पढ़ रहा था। आरोही चाय लेकर आई। इस बार उसने कप रखते हुए डरते डरते पूछा, चीनी ठीक है ना? वेदांत ने एक घूंट लिया, फिर पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आरोही की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, अच्छा हुआ, इस बार ठीक बन गई। वेदांत ने अखबार मोड़ दिया। वैसे लड्डू अच्छे थे। आरोही को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। जी, जो तुमने जाते समय दिए थे वो आपको पसंद आए? हाँ, बस एक शब्द, लेकिन आरोही के लिए वही सबसे बड़ा उपहार था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। अब वेदांत कभी कभी खुद भी बात शुरू कर देता। माँ कहाँ है? दवा ली पापा ने? तुमने खाना खाया? आरोही हर बार मुस्कुराकर जवाब देती। उसे पता था यह प्यार नहीं है, लेकिन शायद नफरत भी अब नहीं रही। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आंगन में सूख रहे कपड़े भीगने लगे। आरोही दौड़कर उन्हें उठाने लगी। हवा इतनी तेज़ थी कि एक चादर पेड़ की डाल पर अटक गई। वह उसे उतारने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका पैर फिसला। वह गिरने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वेदांश, उसने उसे संभाल लिया। कुछ पल के लिए दोनों बिल्कुल पास थे। आरोही की धड़कन तेज हो गई। वेदांश ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। संभल कर, यही वही शब्द थे जो उसने कभी बरसों पहले ईशानी से पहली मुलाकात में कहे थे। एक पल के लिए वह अतीत में खो गया, लेकिन अगले ही पल उसने सामने आरोही को देखा। आरोही ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। उसकी मासूम मुस्कान देखकर वेदांश के मन में पहली बार एक अजीब सी शांति उतरी। उसे महसूस हुआ यह लड़की कभी उससे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ उसकी परवाह करती है। उस रात वेदांश देर तक छत पर बैठा रहा। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सचमुच आरोही के साथ अन्याय कर रहा हूँ? हवा में कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके दिल की बर्फ़ अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उसे अभी भी ईशानी की याद आती थी, पर पहली बार आरोही की मुस्कान भी उसके मन में जगह बनाने लगी थी। इंसान को अक्सर अपने दिल की असली आवाज़ तब सुनाई देती है जब उसे किसी अपने को खोने का डर सताने लगता है। वेदांश की छुट्टियां ख़त्म होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। कुछ दिनों में घर का माहौल पहले से बदल चुका था। अब वेदांश खाना खाते समय कभी कभी आरोही से पूछ लेता, आज तुमने खाना खाया? या फिर माँ की दवा समय पर दे दी? इन छोटे छोटे सवालों ने आरोही के दिल में नई उम्मीद जगा दी थी। वह अब पहले की तरह डरी हुई नहीं रहती थी। एक सुबह सावित्री देवी बोली, बहू, आज गांव के मंदिर में पूजा है, तुम और वेदांश साथ चले जाओ। आरोही ने झिझक कर वेदांश की तरफ देखा। वेदांश ने कुछ पल सोचा, फिर शांत स्वर में बोला, चलो। आरोही के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। दोनों पैदल मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में गांव के लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। आरोही हल्का सा शर्मा जाती। वेदांश बस सिर हिला देता। मंदिर में पूजा के बाद दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। कई मिनटों तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आरोही ने धीरे से पूछा, एक बात पूछूं? क्या मैं आपको अब भी बोझ लगती हूँ? वेदांश चौंक गया। उसने पहली बार उसकी आंखों में छिपा डर देखा। कुछ पल बाद उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं। आरोही ने फिर पूछा, तो क्या मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ? वेदांश हल्का सा मुस्कुराया। दोस्ती करने के लिए इतनी इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं होती। आरोही हंस पड़ी। वेदांश भी महीनों बाद दिल से मुस्कुराया। वापसी में अचानक मौसम बदल गया। तेज़ आंधी और बारिश शुरू हो गई। दोनों पास के पुराने बरगद के नीचे रुक गए। बारिश इतनी तेज़ थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बिजली कड़की। आरोही डरकर अनायास वेदांश का हाथ पकड़ बैठी। उसे एहसास हुआ तो वह तुरंत पीछे हट गई। सॉरी, वेदांश ने पहली बार सहज होकर कहा। डरना गलत नहीं होता। आरोही ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार अपनापन झलक रहा था। बारिश थमी तो दोनों घर लौट आए, लेकिन शाम तक आरोही को तेज़ बुखार हो गया। शायद बारिश में भीगने की वजह से। वह अपने कमरे में चुपचाप लेटी थी। सावित्री देवी उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रख रही थीं।
वेदांश दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। माँ ने कहा, बेटा चलो डॉक्टर को बुला लो। वेदांश बिना कुछ कहे तुरंत बाइक लेकर निकल गया। डॉक्टर को लेकर लौटा, दवा दिलवाई। रात के 11 बज चुके थे। सब लोग सो गए, लेकिन वेदांश की आंखों में नींद नहीं थी। वह धीरे से कमरे के बाहर आया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। उसने देखा आरोही तेज़ बुखार में भी नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। धीरे धीरे उसके शब्द साफ सुनाई देने लगे, भगवान उन्हें हमेशा सुरक्षित रखना। वेदांश जैसे वहीं ठिठक गया। इतने तेज़ बुखार में भी वह अपने लिए नहीं, उसके लिए दुआ मांग रही थी। उसके भीतर कुछ टूटकर फिर से जुड़ने लगा। वह चुपचाप अंदर गया। माथे पर रखी पट्टी गर्म हो चुकी थी। उसने नई पट्टी बदली, पानी का ग्लास पास रख दिया। आरोही की नींद नहीं खुली, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उसे एहसास हो गया हो कि कोई अपना उसके पास है। सुबह जब आरोही की आँख खुली तो उसका बुखार उतर चुका था। सावित्री देवी मुस्कुराकर बोली, जानती हो रात भर तुम्हारे सिरहाने कौन बैठा था? आरोही ने आश्चर्य से पूछा। कौन? माँ ने हंसते हुए कहा, हमारा जिद्दी फौजी। आरोही ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। वेदांश बाहर आंगन में खड़ा चाय पी रहा था। वह धीरे धीरे उठकर उसके पास गई। उसने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से कहा, धन्यवाद। वेदांश ने उसकी तरफ देखा। अब कैसी हो? ठीक हूँ। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर वेदांश ने पहली बार बिना झिझक कहा, आगे से बारिश में इतनी देर मत भीगना, तुम्हें जल्दी बुखार हो जाता है। यह सुनते ही आरोही की आंखें नम हो गईं, क्योंकि यह डांट नहीं थी, यह चिंता थी। और शायद यही चिंता किसी नए रिश्ते की पहली दस्तक थी। दूर खड़ी सावित्री देवी ने दोनों को देखा और भगवान से मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब इन दोनों के बीच का यह फासला हमेशा के लिए मिटा देना। लेकिन किस्मत अभी एक और मोड़ लेकर आने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जहाँ वेदांश का अतीत फिर से उसके सामने खड़ा होने वाला था। अतीत की वापसी से कुछ रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी कभी ठीक उसी समय लौट आती हैं जब दिल किसी नए रिश्ते को अपनाने लगता है। आरोही के ठीक होने के अगले दिन वेदांश की छुट्टियां ख़त्म हो गईं। सुबह पूरा परिवार उसे छोड़ने बाहर तक आया। इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। आरोही चुपचाप उसके बैग में घर के बने पराठे, अचार और कुछ मिठाइयाँ रख रही थी। वेदांश ने देखा तो हल्के से मुस्कुराया, इतना सामान? मैं यूनिट जा रहा हूँ, कहीं घूमने नहीं। आरोही पहली बार खुलकर हंस पड़ी। आपको समय पर खाना याद नहीं रहता, इसलिए ये सब रख रही हूँ। वेदांश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बैग बंद करते समय पहली बार उसने खुद अपने हाथों से वह डिब्बा संभाल कर रखा। फिर उसने अपने माँ और पिता के पैर छुए। रघुवीर सिंह ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। जी पापा। फिर वह गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी चल दी। आरोही दूर खड़ी उसे देखती रही। इस बार वेदांश ने भी खिड़की से हाथ हिलाया। आरोही की आंखें चमक उठीं। उसके लिए यह सबसे बड़ा तोहफा था। सीमा पर लौटते ही वेदांश फिर ड्यूटी में व्यस्त हो गया, लेकिन अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। रात को सोने से पहले वह खुद आरोही को फ़ोन कर लेता, खाना खाया, तुम कैसी हो, माँ पिताजी कैसे हैं? आरोही हर बार मुस्कुराकर जवाब देती। धीरे धीरे दोनों की बातचीत 5 मिनट से बढ़कर आधा घंटा होने लगी। अब वेदांश कभी कभी उसकी बचपन की बातें सुनकर हंस भी देता था। एक रविवार की शाम वेदांश यूनिट कैंटीन में बैठा था, तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ से एक परिचित आवाज़ आई, कैसे हो? वेदांश। वेदांश के हाथ जैसे जम गए। वह आवाज़ ईशानी की थी। कुछ पल तक दोनों तरफ सन्नाटा रहा। फिर ईशानी बोली, इतनी जल्दी मेरी आवाज़ भी भूल गई? वेदांश ने गहरी सांस ली। तुम्हारा नंबर बदल गया है? हाँ। फिर कुछ पल तक दोनों तरफ खामोशी रही। फिर ईशानी ने धीमे स्वर में पूछा, सुना है तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ। तुम खुश हो? यह सवाल सुनकर वेदांश चुप हो गया। उसके पास इसका सीधा जवाब नहीं था। ईशानी हल्की सी हंसी, तुम आज भी झूठ नहीं बोल पाई ना? वेदांश ने बात बदलने की कोशिश की। और तुम अब कहाँ हो? ईशानी ने बताया कि वह अब दूसरे शहर में नौकरी कर रही है। फिर उसने कहा, वेदांश, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की,
लेकिन नहीं भूल पाई। वेदांश ने आंखें बंद कर ली। ईशानी, अब बहुत देर हो चुकी है। देर तो उस दिन हो गई थी जिस दिन तुम बिना बचे मुझे छोड़कर चले गए। उसकी आवाज़ भर्रा गई। क्या आज भी तुम मुझे सच नहीं बताओगे? वेदांश ने आसमान की ओर देखा। उसने वही जवाब दिया जो वह महीनों से खुद को देता आ रहा था। कुछ सच छिपे ही अच्छे लगते हैं। ईशानी ने आखिरी बार कहा। अगर कभी लगे कि तुमने गलत फैसला लिया है तो याद रखना, मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गए थे। कॉल कट किया। उस रात वेदांश बहुत देर तक सो नहीं पाया। एक तरफ ईशानी की यादें थीं, दूसरी तरफ आरोही की मासूम मुस्कान। उसने अपने मोबाइल की गैलरी खोली, पुरानी तस्वीरें देखी। फिर अचानक उसकी नज़र एक नई तस्वीर पर गई। यह तस्वीर कुछ दिन पहले माँ ने भेजी थी। आरोही आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। वेदांश अनायास मुस्कुरा दिया। उसी समय उसके फ़ोन पर आरोही का मैसेज आया। खाना समय पर खा लीजिएगा और ज़्यादा देर तक जगिए मत। गुड नाइट। वेदांश ने पहली बार बिना सोचे जवाब लिखा। तुम भी अपना ध्यान रखना, दवा समय पर लेना। गुड नाइट। मैसेज भेजते ही उसे एहसास हुआ अब यह सिर्फ एक औपचारिक रिश्ता नहीं रह गया था। उसके दिल में आरोही के लिए चिंता, अपनापन और एक अनकहा लगाव जन्म ले चुका था। लेकिन उसी पल उसके मन में एक सवाल भी उठा। अगर ईशानी अचानक मेरे सामने आ गई तो क्या मैं अपने अतीत और वर्तमान के बीच सही फैसला ले पाऊंगा? यह सवाल आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। ईशानी के फ़ोन के बाद वेदांश कई दिनों तक बेचैन रहा। वह अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन जब भी अकेला होता उसके मन में अतीत और वर्तमान की लड़ाई शुरू हो जाती। एक शाम कैप्टन अवनीश ने उसके चेहरे की उदासी देख ली। क्या बात है वेदांश? फिर वही पुरानी यादें? वेदांश ने धीमे स्वर में कहा। अवनीश, क्या इंसान सच में 2 बार प्यार कर सकता है? अवनीश मुस्कुराया। नहीं, इंसान 2 बार एक जैसा प्यार नहीं करता। पहला प्यार दिल को धड़कना सिखाता है, दूसरा प्यार उस धड़कन को सुकून देना सिखाता है। वेदांश चुप हो गया। अवनीश की बात उसके मन में कहीं गहराई तक उतर गई। दिन धीरे धीरे बीतने लगे और फिर वेदांश को कुछ दिन की छुट्टी मिली तो वह घर आया। आते ही उसने अपने माता पिता के पैर छुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। सावित्री देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, कहते हुए वह वहीं बैठ गया। लेकिन उसकी नज़रें तो सिर्फ आरोही को ढूंढ रही थीं, पर आरोही उसे कहीं दिखाई नहीं दी तो उसका दिल बुरी तरह बेचैन हो उठा। वह उठा और सीधे आरोही के कमरे की तरफ चला गया, जबकि ये देखकर सावित्री देवी मन ही मन मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि वो समझ गई थीं कि उनके बेटे के मन में आरोही के लिए भावनाएं बदल रही हैं। लेकिन जब वेदांश ऊपर आरोही के कमरे में गया तो वह वहाँ भी नहीं थी। उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। फिर वह रसोई में गया, लेकिन वह वहाँ भी नहीं थी। यह कहाँ चली गई? उसने खुद से कहा। उसने पूरा घर देख लिया, लेकिन जब वह कहीं नहीं मिली तो वह सावित्री देवी के पास आया। माँ, आरोही कहाँ है? वह हिचकिचाते हुए बोला। बेटा, सुबह मंदिर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। वेदांश चौंक गया। क्या मतलब? अभी तक वापस नहीं आई? वेदांश का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए भागा। उसने तुरंत पूरे गांव में देखा, खेत, तालाब, मंदिर, हर जगह, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया और बोला, अरे वेदांश बेटा, तुम कब आए और इतना परेशान क्यों हो? आज ही आया हूँ काका। वो आरोही सुबह मंदिर जाने के लिए बोलकर घर से निकली थी, लेकिन अब तक घर नहीं पहुँची। उसे ढूंढ रहा हूँ। अरे आरोही बिटिया, उसे मैंने नदी के किनारे बैठे देखा था बेटा। यह सुनते ही वेदांश दौड़ पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कुछ दूर एक पुराने पेड़ के नीचे कोई बैठा था। वह आरोही थी। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थीं। वेदांश तेजी से उसके पास पहुंचा। आरोही। आरोही ने सिर उठाया। उसे देखकर हैरान रह गई। आप कब आए? वेदांश की आवाज़ में पहली बार गुस्से से ज़्यादा चिंता थी। मैं अभी आया हूँ
और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है घर पर सब कितने परेशान हैं? आरोही धीरे से बोली। मैं वो मंदिर आई थी, फिर यहाँ बैठ गई। लेकिन क्यों? और फ़ोन क्यों नहीं उठाया? उसने अपना मोबाइल आगे किया। बैटरी ख़त्म हो गई थी। वेदांश ने गहरी सांस ली। कुछ पल तक कुछ नहीं बोला। फिर अचानक उसके मुंह से निकला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आरोही उसकी आंखों में देखने लगी। वह समझ गई, आज पहली बार वेदांश सचमुच डर गया था। आरोही ने धीमे स्वर में पूछा, क्या आपको मेरी चिंता हुई थी? वेदांश तुरंत नजरें चुराने लगा। घर वाले परेशान थे। आरोही मुस्कुराई। सिर्फ घर वाले? वेदांश जवाब नहीं दे पाया। वापस लौटते समय रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। आरोही का पैर अचानक पत्थर से टकराया। वह गिरने लगी। इस बार वेदांश ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। फिर झुककर देखा, उसके पैर से खून निकल रहा था। चल पाओगी? आरोही ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, दर्द से करा उठी। वेदांश ने बिना एक शब्द कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आरोही घबरा गई। अरे, लोग देखेंगे, वेदांश ने शांत स्वर में कहा। देखने दो, तुम मेरी पत्नी हो। यह सुनते ही आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। यह पहली बार था जब वेदांश ने उसे किसी मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि अपने अधिकार से पत्नी कहा था। घर पहुंचते ही माँ ने रात की सांस ली। हे भगवान, मिल गई मेरी बहू। वेदांश आरोही को उसके कमरे में ले गया और धीरे से बेड पर बैठाया। फिर खुद फर्स्ट एड बॉक्स लाया और रुई पर दवा लगाकर उसके पैर का घाव साफ करने लगा। आरोही दर्द से सिहर उठी। वेदांश ने धीरे से कहा, थोड़ा सह लो, नहीं तो जख्म बढ़ जाएगा। आरोही उसे देखती रही। जिस आदमी ने कभी उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं, आज वही उसके घाव पर दवा लगा रहा था। रात को सभी सो गए। आरोही अपनी डायरी खोलकर लिखने लगी। आज पहली बार उन्होंने मुझे अपनी पत्नी कहा। शायद उन्हें अभी मुझसे प्यार नहीं हुआ, लेकिन अब उन्हें मेरी फ़िक्र होने लगी है। और कभी कभी फ़िक्र ही प्यार बनने का पहला कदम होती है। उधर अपने कमरे में बैठा वेदांश भी सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था, जब नदी किनारे उसे लगा था कि कहीं आरोही सचमुच खो ना गई हो। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर आज उसे कुछ हो जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। उसी पल उसे एहसास हुआ, उसके दिल की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी और उस दरार से आरोही की मासूम मुस्कान धीरे धीरे उसके दिल में उतर रही थी। नदी वाले दिन के बाद वेदांश के व्यवहार में एक छोटा सा लेकिन साफ बदलाव आ गया था। वह अब भी कम बोलता था, लेकिन उसकी खामोशी पहले जैसी ठंडी नहीं रही। सुबह उठते ही वह पूछ लेता, आरोही, पैर का दर्द कैसा है? आरोही मुस्कुराकर कहती, अब बिल्कुल ठीक है। वह जानती थी कि यह सवाल छोटा है, लेकिन उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी था। 2 दिन बाद वेदांश को फिर यूनिट लौटना था। इस बार सामान बांधते समय आरोही चुपचाप उसके कपड़े तय कर रही थी। अचानक उसने देखा कि वेदांश की वर्दी का एक बटन टूटा हुआ है। रुकिए, इसे अभी लगा देती हूँ। वेदांश ने कहा, रहने दो, यूनिट में लगवा लूँगा। आरोही मुस्कुराई, नहीं, मैं लगवा दूँगी। फौजी की वर्दी ऐसी अच्छी नहीं लगती। वह सुई धागा लेकर बैठ गई। वेदांश सामने कुर्सी पर चुपचाप उसे देखता रहा। पहली बार उसने गौर किया, आरोही जब किसी काम में लगती है तो पूरी दुनिया भूल जाती है। कुछ ही मिनटों में बटन लग गया। उसने वर्दी आगे बढ़ाई। अब ठीक है। वेदांश ने वर्दी ली, धीरे से कहा, धन्यवाद। आरोही मुस्कुरा दी। यूनिट पहुंचने के बाद इस बार कुछ अलग हुआ। हर रात वेदांश खुद आरोही को फ़ोन करने लगा। एक दिन उसने पूछा, आज क्या किया पूरे दिन? आरोही हंसकर बोली, आप हंसेंगे। क्यों? मैंने आपके लिए स्वेटर बुनना शुरू किया है। वेदांश हंस पड़ा, अभी तो गर्मी है। तो क्या हुआ, सर्दी आने से पहले बन जाएगा। वेदांश देर तक हंसता रहा। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि महीनों बाद वह इतनी खुलकर हंसा है। उसी रात कैप्टन अवनीश कमरे में आया। किससे बात कर रहे थे? वेदांश ने सहज होकर जवाब दिया, घर पर। अवनीश मुस्कुराया, घर पर या भाभी से? वेदांश कुछ नहीं बोला, बस हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अवनीश ने हंसते हुए कहा, लगता है नफ़रत की बर्फ़ पिघल रही है। कैप्टन, इधर गांव में। आरोही ने अपने हाथों से बुना हुआ आधा स्वेटर माँ को दिखाया।
सावित्री देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बहू, तू तो सच में बहुत होशियार है, आरोही ने मासूमियत से पूछा। माँ जी, क्या एक दिन वो मुझे दिल से अपना लेंगे? सावित्री देवी की आंखें भर आईं। बेटा, जो लड़का तेरी तबीयत खराब होने पर पूरी रात जाग सकता है, वो तुझे अपना चुका है। बस उसे खुद अभी इसका एहसास नहीं हुआ। आरोही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद वेदांश का जन्मदिन था। हर साल वह यह दिन चुपचाप गुजार देता था, लेकिन इस बार सुबह सुबह उसके फ़ोन पर वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर आरोही थी, उसके पीछे पूरा परिवार खड़ा था। सब एक साथ बोले, जन्मदिन मुबारक हो। वेदांश मुस्कुरा दिया। आरोही ने कैमरे के सामने एक छोटा सा केक रखा। जब आप घर नहीं आ सकते तो हमने सोचा वीडियो कॉल पर ही केक काट लीजिए। वेदांश ने पहली बार बिना झिझक मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग भी ना। उसने कैंटीन से एक छोटा सा केक लिया और वीडियो कॉल पर ही काटा। आरोही ताली बजाते हुए बच्चों की तरह खुश हो रही थी। कॉल ख़त्म होने के बाद वेदांश देर तक मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा। उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने धीरे से खुद से कहा, पता नहीं ये लड़की हर छोटी सी बात को इतना खास कैसे बना देती है। उसी शाम उसे पार्सल मिला। बेचने वाली आरोही। उसने खोला। अंदर वही हाथ से बुना हुआ स्वेटर था, साथ में एक छोटी सी चिट्ठी। स्वेटर शायद थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, पहली बार बुना है, लेकिन इसमें एक भी फंदा बिना दुआ के नहीं डाला। जब भी पहनिएगा समझिएगा कोई दूर बैठा आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वेदांश ने स्वेटर अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां उस ऊन को छू रही थीं, लेकिन उसके दिल को आरोही का प्यार छू रहा था। उसने बिना देर किए स्वेटर पहन लिया। कैप्टन अवनीश ने देखा तो मुस्कुराकर बोला, अरे वाह, इतनी सर्दी भी नहीं है, फिर भी स्वेटर पहन लिया। वेदांश ने पहली बार बिना सोचे जवाब दिया, ये किसी अपने ने भेजा है। कहते ही वह खुद चुप हो गया। किसी अपने, ये शब्द उसके मुंह से अनजाने में निकल गए थे, लेकिन शायद दिल ने सच बोल दिया था। उसी रात उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन स्वीकार किया, आरोही, शायद तुम मेरी ज़िंदगी की मजबूरी बनकर आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी आदत बनती जा रही हो। उसे नहीं पता था कि किस्मत जल्द ही उसके सामने अतीत और वर्तमान को आमने सामने खड़ा करने वाली है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। 2 महीने बाद वेदांश को फिर छुट्टी मिली। इस बार वह बिना किसी को बताए अचानक घर पहुंचा। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसकी नज़र सामने खड़ी आरोही पर पड़ी। वह तुलसी के पास दीपक जला रही थी। वेदांश को देखकर चौंक गई। आप आपने तो कहा था अगले हफ्ते आएंगे। वेदांश मुस्कुराया। सोचा किसी को सरप्राइज दे दूं। आरोही की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने भागकर माँ को आवाज़ दी, माँ जी, देखिए ये आ गए। उस रात पहली बार दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। आरोही लगातार बोलती रही, गांव की बातें, खेतों की बातें, माँ की बातें, और वेदांश बस उसे सुनता रहा। उसे एहसास हुआ कि यह लड़की बिना किसी स्वार्थ के उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने की कोशिश करती रहती है। अगले दिन वेदांश शहर किसी ज़रूरी काम से गया। काम खत्म करके वह बाजार से लौट ही रहा था कि पीछे से एक आवाज़ आई, वेदांश। उसने पलटकर देखा। उसके सामने ईशानी खड़ी थी। वही मुस्कान, वही आंखें, बस चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। आखिर ईशानी बोली, कैसे हो? ठीक हूँ। और शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही है? वेदांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। ईशानी ने उसकी आंखों में देखा। सिर्फ ठीक है या खुश भी हो? वेदांश इस बार भी चुप रहा। फिर दोनों पास के एक कैफ़े में बैठ गए। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी थी। फिर ईशानी ने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली। यह वही तस्वीर थी जो दोनों ने सगाई के दिन खिंचवाई थी। वेदांश, मैंने इसे आज तक संभाल कर रखा है। वेदांश ने तस्वीर देखी। उसकी आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगे। ईशानी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया वेदांश। मुझे हमेशा लगता रहा कि एक दिन तुम आओगे और कहोगे कि सब एक गलतफहमी थी। वेदांश की आवाज़ भारी हो गई। मैं मजबूर था ईशानी, अब भी हो। यह सवाल सीधे उसके दिल में उतर गया। कुछ देर बाद ईशानी बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ तो? वेदांश ने गहरी सांस ली।
बहुत देर हो चुकी है। देर कभी नहीं होती अगर प्यार सच्चा हो। वेदांश ने पहली बार सख्त आवाज़ में कहा। प्यार सच्चा था, लेकिन अब मेरा एक रिश्ता है, एक जिम्मेदारी है। ईशानी की आंखों में आंसू भर आए। क्या तुम भी उससे प्यार करते हो? वेदांश जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसने अभी तक खुद से भी यह सवाल नहीं पूछा था। उसी समय कैफे के बाहर से गुजर रही आरोही की नज़र अंदर पड़ी। वह माँ के लिए दवाई लेने शहर आई थी। उसने कांच के पार से देखा। वेदांश और ईशानी आमने सामने बैठे थे। ईशानी की आंखों में आंसू थे और वेदांश उसका हाथ पकड़े उसे दिलासा दे रहा था। असल में ईशानी रोते रोते अपना संतुलन खो बैठी थी, इसलिए वेदांश ने सिर्फ उसे संभालने के लिए उसका हाथ थामा था। लेकिन बाहर खड़ी आरोही को सिर्फ वही दृश्य दिखाई दिया। उसका दिल जैसे एक पल में टूट गया। उसने कांपते हुए कदम पीछे खींच लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिना दवा लिए ही वहाँ से लौट गई। कुछ देर बाद वेदांश घर पहुँचा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे आरोही कहीं नहीं दिखाई दी। तो वह उसके कमरे में गया, तो वह वहाँ भी नहीं थी। फिर वह नीचे आया और उसने सावित्री देवी से पूछा, माँ, आरोही कहाँ है? सावित्री देवी ने कहा, अभी तक तो नहीं आई, दवा लेने गई थी। वेदांश चौंक गया। उसी समय उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर आरोही का मैसेज था, मैं शायद आपके और आपके पहले प्यार के बीच आ गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं आपके साथ बहुत गलत कर रही हूँ। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब कभी आपकी ज़िंदगी में रुकावट नहीं बनूंगी। मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए, लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप अपनी नई ज़िंदगी में खुश रहिए। मैसेज पढ़ते ही वेदांश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत कॉल मिलाई। फ़ोन बंद था। उसने बार बार फ़ोन मिलाया, लेकिन हर बार एक ही आवाज़ सुनाई देती, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह इस समय स्विच ऑफ है। उसके हाथ कांपने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर आज आरोही उसकी ज़िंदगी से चली गई तो वह सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं, बल्कि अपनी दिल की धड़कन को खो देगा। वेदांश की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। माँ, आरोही कहाँ जा सकती है? सावित्री देवी की आंखों में डर उतर आया। बेटा, उसे तो इस गांव के अलावा कोई भी जगह नहीं पता। वह बिना एक पल गवाए घर से बाहर दौड़ पड़ा। आरोही, उसकी आवाज़ पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। रघुवीर सिंह ने तुरंत गांव वालों को बुला लिया। कुछ ही देर में पूरा गांव आरोही को ढूंढने निकल पड़ा। कोई बस स्टैंड की तरफ गया, कोई मंदिर, कोई खेतों की ओर, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। रात के 10 बज चुके थे। वेदांश की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था। वह उसी रास्ते पर पहुंचा जहां पहली बार वह और आरोही मंदिर से लौटते हुए बारिश में भीगे थे। हर कदम पर उसकी यादें थीं। यही उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था। यही वह हंस रही थी। उसने खुद से कहा। उसकी आंखें नम हो गईं। तभी उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा कागज़ दिखाई दिया। उसने उठाकर देखा। वह आरोही की डायरी का फटा हुआ पन्ना था। उस पर लिखा था, शायद हर लड़की अपनी शादी के बाद अपने पति के दिल में जगह बनाना चाहती है। मैंने भी कोशिश की, लेकिन कुछ रिश्ते किस्मत से हार जाते हैं। अगर मैं चली जाऊं, तो माँ जी और पिताजी का ध्यान रखिएगा। यही मेरी इच्छा है। वेदांश के हाथ कांपने लगे। नहीं, आरोही ऐसा नहीं कर सकती। उसने पहली बार भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। हे भगवान, उसे सुरक्षित लौटा दो। मेरी सारी खुशियाँ ले लो, लेकिन उसे कुछ मत होने देना। उधर आरोही गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक पुराने मंदिर में बैठी थी। उसकी गोद में वही छोटी सी डायरी थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह खुद से कह रही थी, गलती मेरी थी। मुझे उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। उनका पहला प्यार वापस आ गया है। अब मुझे उनके रास्ते से हट जाना चाहिए। इतने में मंदिर के पुजारी उसके पास आ गए। बेटी, इतनी रात को अकेली क्यों बैठी हो? आरोही ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस भगवान से विदा लेने आई हूँ। पुजारी उसकी बात सुनकर समझ गए कि उसके मन में गहरा दर्द है। उन्होंने उसे समझाया, बेटी, भगवान कभी भागने का रास्ता नहीं दिखाते, वह हमेशा सच का सामना करना सिखाते हैं। आरोही चुप हो गई। इधर वेदांश पागलों की तरह हर जगह उसे ढूंढ रहा था। कैप्टन अवनीश छुट्टी पर था, पर जब उसे आरोही के बारे में पता चला तो वह तुरंत उससे मिलने पहुंच गया।
उसने वेदांश के कंधे पर हाथ रखा। टेंशन मत लो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वेदांश की आंखों से आंसू बह निकले। अवनीश, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अवनीश ने पहली बार अपने दोस्त को इस तरह टूटते देखा था। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वेदांश ने बिना सोचे जवाब दिया। हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। यह पहली बार था जब वेदांश ने अपने दिल की बात जुबान पर लाई थी। उसे समझ आ गया था कि सानी उसकी खूबसूरत याद थी, लेकिन आरोही उसका वर्तमान, उसका सुकून और उसका भविष्य थी। तभी गांव के एक लड़के ने दौड़ते हुए आकर कहा, कैप्टन साहब, मैंने भाभी को पुराने मंदिर की तरफ जाते देखा था। वेदांश ने एक पल भी नहीं गंवाया। वह पूरी ताकत से मंदिर की ओर दौड़ा। बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसके होंठों पर सिर्फ एक नाम था, आरोही। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी आरोही ने अचानक किसी की आवाज़ सुनी। उसने सिर उठाया। सामने भींगता हुआ वेदांश खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों की नजरें मिली और समय जैसे वहीं ठहर गया। मंदिर की सीढ़ियों पर बारिश लगातार हो रही थी। आरोही की आंखें आंसुओं से भरी थीं। सामने वेदांश भींगता हुआ खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मानो वह कई किलोमीटर दौड़कर आया हो। कुछ पल तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर वेदांश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरोही, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम घर छोड़कर चली आई। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा और तुम यहाँ बैठी हो। उसकी आवाज़ में गुस्सा और डर दोनों था। आरोही ने नजरें झुका लीं, फिर धीमी आवाज़ में बोली, मुझे लगा अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका पहला प्यार वापस आ गया है। ये कहते कहते उसकी आवाज़ टूट गई। वेदांश उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मेरी तरफ देखो आरोही। आरोही ने धीरे धीरे नजरें उठाईं। उसकी आंखों में दर्द था। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अपने पहले प्यार के पास वापस जा रहा हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा था, आप उस लड़की के साथ बैठे थे। वह रो रही थी और आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वेदांश ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं उससे मिला था। आरोही का दिल जैसे फिर टूट गया। लेकिन पूरी बात तुमने नहीं देखी। वेदांश कुछ पल चुप रहा। फिर पहली बार उसने अपने दिल का हर दरवाज़ा खोल दिया। आरोही, जिस दिन पापा ने मुझे अपना पुराना वादा निभाने के लिए कहा था, उस दिन मैंने सिर्फ ईशानी को नहीं खोया था, मैंने खुद को भी खो दिया था। उसकी आंखें भर आईं। मैंने सोचा था कि मैं किसी और से कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए शादी के बाद मैंने तुम्हें अपने दिल से दूर रखा। आरोही चुपचाप सुनती रही। मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था, लेकिन मैंने यह नहीं देखा कि मेरी खामोशी तुम्हें हर दिन तोड़ रही थी। बारिश और तेज हो गई। वेदांश ने आगे कहा, आज कैफ़े में ईशानी सिर्फ आखिरी बार मुझसे मिलने आई थी। उसने पूछा, क्या मैं उसके साथ फिर से नई शुरुआत कर सकता हूँ? आरोही की धड़कन तेज हो गई। फिर आपने क्या कहा? वेदांश मुस्कुराया। मैंने मना कर दिया। आरोही ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वेदांश की आंखों में अब अजीब सी चमक थी। जानती हो क्यों? आरोही ने धीरे से सिर हिलाया। क्योंकि जिस दिन तुम घर से चली गई थी, उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसने कांपते हाथों से आरोही का हाथ थाम लिया। जब तुम्हारा फ़ोन बंद आया, तब मुझे लगा जैसे मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। कुछ पल की खामोशी के बाद वेदांश ने वह बात कह दी जिसका इंतज़ार आरोही ने अपनी शादी की पहली रात से किया था। उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि प्यार सिर्फ एक बार होता है। आरोही की पलकों पर आंसू ठहर गए। वेदांश की आवाज़ फर्रा गई। लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार वह होता है जो किसी की मासूमियत, त्याग और बिना किसी शर्त के साथ निभाने से धीरे धीरे दिल में घर बना ले। उसने दोनों हाथों से आरोही का चेहरा थाम लिया और पहली बार पूरे दिल से कहा, आरोही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए मुस्कुरा रही थी। सच? वेदांश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। इतना सच कि अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रह पाता। आरोही खुद को रोक नहीं पाई। वह वेदांश के सीने से लगकर
फूट फूट कर रोने लगी। वेदांश ने पहली बार उसे पूरे अधिकार से अपनी बाहों में भर लिया। इस बार न कोई मजबूरी थी, न कोई झिझक, सिर्फ प्यार था। उसी समय पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज़ आई। दोनों ने मुड़कर देखा। वहाँ ईशानी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। वह धीरे धीरे उनके पास आई। आरोही घबराकर वेदांत से अलग हो गई। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ गई भगवान ने मुझे तुमसे क्यों दूर किया। उसने आरोही का हाथ वेदांत के हाथ में रखते हुए कहा, इनका ख्याल रखना, क्योंकि इन्होंने तुम्हें उतना प्यार दिया है जितना शायद मैं कभी नहीं दे पाती। फिर उसने वेदांत की ओर देखा। वेदांत, आज तुम्हारी आंखों में वो सुकून है जो मेरे साथ रहते हुए कभी नहीं था। वेदांत की आंखें भी नम हो गईं। मुझे माफ़ कर दो ईशानी। ईशानी मुस्कुराई। तुमने कोई गुनाह नहीं किया था, बस अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। ईशानी ने आखिरी बार दोनों को देखा। अब पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए चली गई। इस बार उसके कदमों में दर्द नहीं था, बल्कि एक सुकून था। बारिश थम चुकी थी। बादलों के पीछे से चांद निकल आया था। वेदांत ने आरोही का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलें घर। आरोही मुस्कुराई। हाँ, अपने घर। दोनों साथ साथ मंदिर की सीढ़ियाँ उतरने लगे। उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं और इस बार न कोई मजबूरी थी, न कोई दूरी, सिर्फ दो दिल थे जो हमेशा के लिए एक हो चुके थे। मंदिर से लौटने के बाद पूरे घर का माहौल बदल चुका था। वेदांत सब पहले वाला खामोश इंसान नहीं रहा था। सुबह उठते ही सबसे पहले उसकी नज़रें आरोही को ढूंढती और आरोही अब हर पल उसके चेहरे पर मुस्कान देखने लगी थी। एक सुबह वेदांत रसोई में पहुंचा। आरोही चाय बना रही थी। पीछे से धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग मिसेस वेदांत। आरोही चौंक गई। उसने मुस्कुराकर कहा, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? वेदांत हंस पड़ा। क्यों? क्योंकि पहली बार आपने मुझे देखकर मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा है। दोनों हंस पड़े। सावित्री देवी दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थीं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस रात आंगन में चांदनी फैली हुई थी। आरोही तुलसी के पास दीपक जला रही थी। वेदांत धीरे से उसके पीछे आया। आरोही, जी, एक शिकायत है। आरोही घबरा गई। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई? वेदांत मुस्कुराया। तुमने आज मुझे एक बार भी नहीं डांटा कि समय पर खाना खाया या नहीं। आरोही खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, तो अब आपको मेरी डांट अच्छी लगने लगी? बहुत। यह सुनकर आरोही शर्म से लाल हो गई। अगली सुबह सेना मुख्यालय से फ़ोन आया। कैप्टन वेदांत, आपकी छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं। आपको कल सुबह रिपोर्ट करना है। फ़ोन रखते ही वेदांत का चेहरा गंभीर हो गया। आरोही सब समझ गई। फिर जाना होगा। वेदांत ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। कुछ पल दोनों चुप रहे। अगले दिन विदाई का समय आ गया। पूरा परिवार बाहर खड़ा था। आरोही ने इस बार उसके बैग में सिर्फ लड्डू नहीं रखे। उसने चुपके से एक छोटी सी डायरी रख दी। वेदांत ने पूछा, ये क्या है? आरोही मुस्कुराई। जब मेरी याद आए तब पढ़ लीजिएगा। बस चलने लगी। इस बार वेदांत ने सबके सामने आगे बढ़कर आरोही का हाथ पकड़ लिया। सभी हैरान रह गए। वेदांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब मेरी सबसे बड़ी चिंता तुम हो। आरोही की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज़ में कहा, आप बस सुरक्षित लौट आइए। मैं हर बार आपका इंतज़ार करूंगी। सीमा पर पहुंचकर वेदांत ने रात को बैग खोला। उस वह छोटी सी डायरी मिली। उसने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, प्रिय वेदांत जी, पहले मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि आप मुझे अपना लें। अब मैं सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि हर मिशन के बाद आप सकुशल मेरे पास लौट आएँ। आपकी वर्दी पर मुझे गर्व है और आप पर उससे भी ज़्यादा। मैं इंतज़ार करूँगी। आपकी पत्नी आरोही। वेदांत की आंखें नम हो गईं। उसने डायरी को सीने से लगा लिया। कुछ महीनों बाद सीमा पर एक कठिन ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ। पूरा देश सेना की बहादुरी की तारीफ कर रहा था। वेदांत को उसके साहस के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में जब उससे पूछा गया, कैप्टन, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? वेदांत मुस्कुराया। उसने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, हर सैनिक सीमा पर देश के लिए लड़ता है, लेकिन उसे जीतने की ताकत
उस इंसान से मिलती है जो घर पर उसकी राह देख रहा होता है। मेरी ताकत मेरी पत्नी आरोही है। टीवी पर यह कार्यक्रम देखकर आरोही की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सावित्री देवी ने गर्व से कहा, देखा बहू, आज हमारे बेटे ने पूरी दुनिया के सामने तुझे अपना सबसे बड़ा सहारा कहा है। कुछ दिनों बाद वेदांश छुट्टी लेकर घर लौटा। इस बार जैसे वह आंगन में पहुंचा, आरोही दौड़ती हुई आई, लेकिन इस बार वह रुकी नहीं, सीधे वेदांश के गले लग गई। वेदांश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। धीरे से उसके कान में बोला, पहले मुझे लगता था कि मैंने अपने पहले प्यार को खो दिया है, लेकिन अब समझ आया कि भगवान ने मेरे प्यार को खोया नहीं, बल्कि मेरी किस्मत से भी ज़्यादा खूबसूरत प्यार दिया है। आरोही मुस्कुराते हुए बोली, और मुझे दुनिया का सबसे अच्छा फौजी पति। दोनों हंस पड़े। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। आसमान में डूबता सूरज नई सुबह का वादा कर रहा था और कैप्टन वेदांश समझ चुका था कि वर्दी देश की रक्षा करती है, लेकिन प्यार एक सैनिक के दिल की। तो दोस्तों, एक सैनिक की सबसे बड़ी ताकत उसकी बंदूक नहीं होती, बल्कि वह इंसान होता है जो हर बार उसके लौटने का इंतज़ार करता है। और हाँ दोस्तों, सच्चा प्यार वह नहीं जो पहली नज़र में हो जाए। सच्चा प्यार वह है जो किसी की मासूमियत, त्याग और इंतज़ार से धीरे धीरे दिल में जन्म ले। तो दोस्तों, ये थी कैप्टन वेदांश और आरोही की कहानी, प्यार हो तो ऐसा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनने को मिलती रहें।